Okay, so the development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansions. Cultural played an important role in creating the idea of the nation. Art, stories, poetry, music helped express and shape nationalist feeling. जो भी इंडियन नेशनलिज्म की फीलिंग होती है ना, हर एक उस देश में जो कि आज़ाद नहीं हुआ है, उसको चाहिए कि वो आज़ादी पाए। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि वहाँ पे किसी ने आके कब्जा कर लिया इसलिए वो उस चीज़ से आज़ाद होना चाहता है। जो हर एक देश का एक कल्चर होता है, वहाँ के गाने, वहाँ की आर्ट, वहाँ की पोइट्री, वो बांध के रखते हैं उस देश को, एंड वहाँ की नेशनलिस्ट फीलिंग्स को वो शेप करते हैं। जैसे आप लोग, हम सब लोग, हम इंडिया को बिलोंग करते हैं, तो इंडिया का जो कल्चर है, जो इंडिया का जो क्लासिकल म्यूजिक है या जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स है, हम कहीं पे भी किसी भी दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं तो वहां पे जाके हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अरे यार ये हमारे देश का है। तो वो नेशनलिस्ट फीलिंग हमें कहाँ से आई? वहां के गाने से, जो हमारे यहाँ का चल रहा था किसी और देश में, या फिर हमारे यहाँ का क्लासिकल डांस किसी और देश में परफॉर्म हो रहा था। तो एक नेशनलिस्ट फीलिंग जनरेट करता है ये चीजें। Let us look the Romanticism, a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiment. जो ये रोमांटिसिज्म है, ये रोमांटिसिज्म वही सेंटिमेंट है जो कि हमें हमारे देश के लिए होता है, जिसकी वजह से हम एक यूनिट में बंध जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश एक हो जाए। द रोमांटिक आर्टिस्ट and poets generally criticized the glorification of the reason and focused on the emotions, intuitions and mystical feelings. जो रोमांटिक आर्टिस्ट हैं, मतलब जो इन चीजों पे फोकस करते थे, वो बेसिकली क्या चाहते थे कि इमोशंस जो हैं, जो एक देश के नागरिकों में इमोशंस होने चाहिए, जो उनकी इंट्यूशन पावर है, जो उनके रिलीजियस फीलिंग्स है, वो इन चीजों पे ज्यादा फोकस करते थे। Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of the nation. उनका एफर्ट क्या था कि जो भी हमारा एक शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज है, शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज जो हम शेयर कर रहे हैं, और हमारा एक कल्चरल जो पास्ट है, वो एक नेशन का बेस बने। ये रोमांटिक जो आर्टिस्ट थे वो ये चाहते थे। मान लो तुम एक ऐसा सिंपल भाषा में समझाऊंगी कि अगर कोई देश आजाद नहीं हुआ है ना, तो उसके अंदर कुछ आर्टिस्ट हैं जो कि अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अपनी पोएट्री बना के या अपनी कोई इमेज बना के, कोई पेंटिंग बना के, कि ये हमारे देश का कल्चर है, ये देश आजाद होना चाहिए तो हम इस कल्चर को बिलोंग करते हैं। वो इस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। Other romantics such as Other romantics, such as German philosopher John Gottfried Herder, claimed that true German culture was to be discovered among the common people, das Volk. It was through the folk songs, folk poetry, folk dances, and the true spirit of the nation was popularized. और भी बहुत सारे ऐसे रोमांटिक आर्टिस्ट थे, जैसे कि एक जर्मन फिलोसोफर थे जिनका नाम था जॉन गॉटफ्रेड हर्डर। उन्होंने ये क्लेम किया कि जो जर्मन का कल्चर है, अगर वो देखना हो तो वहां के आम लोगों में देखो। मतलब जर्मन का कल्चर उनके आम लोगों में ही इतना दर्शाता है कि वहां के फोक सॉन्ग्स देखो, वहां के फोक पोएट्री देखो, वहां के फोक डांसेस देखो, ये सब चीजें देखोगे तो जर्मन का कल्चर आपको पता लग जाएगा। सो वहां का अगर एक नेशन की बिल्डिंग करनी है, जर्मनी नेशन की बिल्डिंग करनी है, तो हमें वहां का जो कल्चर है वो कैसे पता लग जाएगा? वहां के लोगों से। ओके, नेक्स्ट आपके पास है जस्ट वेट, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट।
ओके, मैं फॉन्ट साइज इतना ही रख रही हूँ, आई होप आपको विजिबल हो। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें अगर मैं ज्यादा कर रही हूँ तो। सो अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे हम फोक सॉन्ग्स, फोक डांस से हम कल्चर को इमेजिन कर सकते हैं। द एम्फोसिस इज ऑन द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वाज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू द लार्ज ऑडियंस हु वर मोस्टली इलिटरेट। जो ज्यादा वो एम्फोसिस दिया जाता था उस टाइम पे कि वर्नाकुलर लैंग्वेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है रीजनल लैंग्वेज। जो ये वर्नाकुलर वर्ड यूज किया दैट इज रीजनल लैंग्वेज। तो रीजनल लैंग्वेजेस पे जो ज्यादा फोकस किया जाता था वो इसलिए कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, अगर उनको हम एक, जैसे हम मान लो इंग्लिश में बताना शुरू कर दें तो वो उनको नहीं समझ में आएगा। बट अगर हम किसी रीजन में जा रहे हैं, उनकी लोकल भाषा में उन्हें कुछ समझाना चाहें तो वो उन्हें समझ में आएगा। तो इसीलिए वहां पे जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं उन पे भी बहुत फोकस किया जाता था कि वहां के लोगों को नेशनलिज्म की फीलिंग जो है वो समझाई जा सके। दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड व्हिच हैड बीन पार्टीशन्ड एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर्स रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। यही केस जो था वो पोलैंड के केस में भी हुआ था। पोलैंड की भी आप स्टोरी यहाँ पे पढ़ेंगे कि पोलैंड को 18th सेंचुरी में बहुत बड़ी बड़ी पावर्स ने पोलैंड के टुकड़े कर दिए थे। बड़ी पावर्स कौन सी थी? रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। इन तीनों ने मिलकर पोलैंड को डिवाइड कर दिया था। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। अब पोलैंड को तो टुकड़े कर दिया इन तीन देशों ने, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया ने, बट फिर भी जो पोलैंड के जो लोग हैं वहां के, उनके अंदर की एक जो भावना है कि हम पोलैंड को बिलोंग करते हैं, वो भावना मरी नहीं। क्योंकि वहां का म्यूजिक उनके पास रहा, वहां की लैंग्वेज उनके पास रही, जो उन्हें याद दिलाती रही कि हम एक ही देश को बिलोंग करते हैं, चाहे हमें तोड़ दिया गया। Karel Kopniski, for example, celebrated the national struggle through his operas and music, turning folk dances like the Polonaise and mazurka into the nationalist symbol. जो कैरल कपनुस्की थे, वो एक कह लो कि अपना एक रोल देते थे स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में। तो उन्होंने, जब पोलैंड इतना बिखर गया था, तब भी उन्होंने अपनी नेशनल स्ट्रगल जारी रखी। उन्होंने जारी रखा कि लोगों को कहीं भूल ना जाए कि हम एक ही देश में बिलोंग करते हैं एंड हमें इंडिपेंडेंट होना ही होना है। तो वो अपने ओपेराज जारी करते रहे, वो म्यूजिक के थ्रू बताते रहे, फोक डांसेस ऑर्गेनाइज करते रहे जो कि पोलैंड के कल्चर को रिप्रेजेंट करते थे। फोक डांसेस कौन से? जैसे कि पोलनीज एंड मजूरका, ये वहां के फोक डांसेस हैं। Languages too played an important role in developing nationalist sentiment. अब लैंग्वेज से भी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जो है वो डेवलप होता है। हमें पता है कि अगर कोई हरियाणवी बोल रहा है, हमें, अगर हम हरियाणवी हैं, हम कहीं चले जाएं और कोई हमें हरियाणवी बोलता हुआ सुन जाए तो हम एक उससे एक वो बॉन्ड बना लेते हैं कि यार ये हमारे वहां का है। सो वही लैंग्वेज जो है वो एक सेंटिमेंट, तो हमारे जो सेंटिमेंट बनाने में, नेशनल सेंटिमेंट बनाने में एक रोल जरूर प्ले करता है। After Russian occupation, the Polish language was forced out of the schools and Russian language was imposed everywhere. अब क्या हुआ, जब पोलैंड को रशिया ने टेक ओवर कर लिया, जो पार्ट रशिया के पास था पोलैंड का, तो पोलैंड ने, रशिया ने क्या किया, पहले पोलैंड में पॉलिश लैंग्वेज चला करती थी, बट अब उसने पॉलिश लैंग्वेज को स्कूल से हटा दिया और हर जगह बोला कि अब रशियन लैंग्वेज ही चलेगी। In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place which was ultimately crushed. So 1831 में क्या हुआ कि रशियन रूल के अगेंस्ट लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। पोलैंड में बहुत सारे लोग आए जिन्होंने बोला कि ये रशियन लैंग्वेज जो हमारे ऊपर तुमने फोर्सफुली हमारे ऊपर लगा दी है, हम इस रशियन लैंग्वेज को नहीं मानना चाहते। तो वहां पे जगह जगह प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया कि हमारी पॉलिश लैंग्वेज क्यों हटाई गई है। Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of the national resistance. इसी की वजह से बहुत सारे मेंबर जो है क्लर्जी के, क्लर्जी मतलब जो चर्च के लोग होते हैं, उनके बहुत सारे मेंबर्स जो हैं उन्होंने लैंग्वेज को एक हथियार बना लिया कि क्योंकि रशिया ने हमारे ऊपर लैंग्वेज इंपोज कर दी है तो हम इसी मुद्दे को पकड़ के अब लड़ेंगे रशिया से और रशिया को अपने ऊपर से हटा देंगे।
Polish was used for church gatherings and all religious instructions. As a result, a large number of priests and bishops were put in jail or sent to Siberia by the Russian authorities as punishment for the refusal to preach in Russian. अब क्या हुआ, चर्च के लोगों ने तो बोला कि हम तो पॉलिश में ही चर्च में जो प्रेयर्स है वो पॉलिश लैंग्वेज में ही करेंगे, जितनी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हम देंगे वो पॉलिश लैंग्वेज में ही करेंगे, नहीं मानते हम तुम्हारे रशियन लैंग्वेज को। तो इस वजह से क्या हुआ, रशिया की जो गवर्नमेंट थी उसने जबरदस्ती जो चर्च के प्रीस्ट हैं या बिशप्स हैं उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने उनकी रशियन लैंग्वेज को फॉलो नहीं किया। कुछ लोगों को जेल में डाल दिया गया, कुछ लोगों को रशिया में ही एक जगह है साइबेरिया जहां पे टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस होता है, वहां पे उनको डाल दिया गया एज अ पनिशमेंट, सिर्फ इसलिए कि तुमने हमारी रशियन लैंग्वेज को नहीं माना। द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। ये जो पॉलिश सिंबल को उन्होंने यूज कर लिया ना, पॉलिश पोलैंड के लोगों ने ये पॉलिश को एक हथियार बना लिया कि हम रशिया की जो ये डोमिनेंस है वो नहीं झेलेंगे, इस डोमिनेंस को हम खत्म करके रहेंगे। तो अभी तक जो ये पैराग्राफ है, जो ये टॉपिक है, उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो पोलैंड है उसको 3 पावर्स ने रूल कर लिया था, उसको तोड़ दिया था, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। रशियन लोगों ने, जो रशिया के अंडर पोलैंड था, रशिया की गवर्नमेंट ने वहां की पॉलिश लैंग्वेज हटा दी और बोला कि रशियन लैंग्वेज ही तुम पे चलेगी, जिसका अपोज पोलैंड के लोगों ने किया। वहां के चर्च में, गैदरिंग्स में, ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने बोला कि हम तो पॉलिश में ही बात करेंगे। बट जब ऐसा रशियन गवर्नमेंट को पता लगा तो उन्होंने उठा के वहां के जो प्रीस्ट हैं, बिशप्स हैं, उनको जेल में डाल दिया या फिर कईयों को साइबेरिया में डाल दिया एज अ पनिशमेंट। सो अभी तक रशियन डोमिनेंस के अगेंस्ट एक स्ट्रगल चल रही है पोलैंड के लोगों की, पॉलिश लैंग्वेज को एक मुद्दा बना के। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। अब ये टाइम है 1830s का, ये टाइम बहुत ही मुश्किल है। इस टाइम में क्या हुआ है, 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। यूरोप में जो 1830s का एक टाइम आया था ना, वो बहुत ही मुश्किल समय था यूरोप के लिए। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increase in the population all over the Europe। अगर मैं यूरोप में 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ की बात करूं, पहली प्रॉब्लम तो क्या हो गई थी कि यूरोप की पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी थी। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। ज्यादातर यूरोप के जो देश थे वहां पे इतने लोग आ चुके थे कि जॉब्स उतनी नहीं थी, बट जॉब करने वाले बहुत ज्यादा लोग आ चुके थे। अब ये प्रॉब्लम हो गई, जॉब है नहीं, जॉब करने वाले बहुत सारे लोग आ गए। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन ओवरक्राउडेड स्लम्स। अब क्योंकि इतनी पॉपुलेशन हो गई तो गांव से लोग उठ उठ के जॉब की तलाश में सिटीज में आ गए। सिटीज में उनको रहने के लिए जगह नहीं मिली, तो जो झुग्गी झोपड़ियां होती हैं जो ओवर क्राउडेड हो चुकी हैं, बहुत लोग ऑलरेडी उनमें रह रहे थे, अब ओवर क्राउडेड हो चुके हैं, वहां पे उन्हें रहना पड़ा। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट्स of cheap machine made goods from England, where industrialization was more advanced than on the continent। अब क्या हुआ, यूरोप के जो देशों में छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे जो कि अपनी हाथ से प्रोडक्शन करते थे चीजों की, वो बेचते थे क्योंकि हाथ से बनती थी तो महंगी बेचते थे। बट यूरोप में इंग्लैंड से मशीन मेड गुड्स आने लग गई जो कि बहुत सस्ती बिकती थी। तो वहां पे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी नहीं थी, उस टाइम पे इंडस्ट्रीज नहीं बनती थी, लोग हाथ से ही बनाते थे। और इंग्लैंड में बहुत सारी इंडस्ट्रीज खुल चुकी थी, तो वहां से जब इंग्लैंड से यूरोप में सामान आना शुरू हो गया तो यूरोप के लोगों ने इंग्लैंड का मशीन मेड सामान खरीदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यूरोप के जो ट्रेडर्स थे उनको तो बहुत नुकसान हुआ। दिस वाज स्पेशली सो इन द टेक्सटाइल प्रोडक्शन, खासकर ये कपड़ों के मामले में ये बहुत नुकसान हुआ, विच वाज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप्स एंड वाज ओनली पार्शली मैकेनाइज्ड। ये जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन थी खासकर यूरोप में कहाँ करते थे लोग, अपने घरों में या छोटी छोटी वर्कशॉप्स खोल लेते थे, क्योंकि उस टाइम पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज तो यूरोप में थी नहीं। ठीक है, in those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasants struggled under the burden of the feudal dues and obligations। तो यूरोप में अभी क्या चल रहा था, जो अरिस्टोक्रेट लोग, अमीर लोग जो कि आज भी पावर को एंजॉय कर रहे हैं, वहां पे जो पीजेंट्स लोग, जो गरीब लोग हैं, वो आज भी कर्जों के नीचे दबे हुए हैं या अमीर लोगों के लिए काम कर करके उनकी ऑब्लिगेशंस के नीचे दबे हुए हैं। तो ये हाल यूरोप का भी चल रहा था। The rise of food prices or a year of bad harvest led to the widespread
क्रिएटेड पॉपुलिज्म इन द टाउन एंड कंट्री। और ऊपर से क्या हो गया, खाने की प्राइसेस यूरोप में बढ़ गई, क्योंकि एक साल पूरा यूरोप में जितनी भी खाने की फसलें थी वो अच्छे से नहीं हो पाई, तो कम मतलब फूड जो शॉर्टेज हो गई, जब शॉर्टेज हो गई तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो शॉर्टेज होने की वजह से प्राइसेस बढ़ गई। इसकी वजह से पूरे यूरोप में जो जितनी कंट्रीज थी उनमें एक भूखमरी आ गई, एक पॉवर्टी आ गई। पॉपुलिज्म मतलब पॉवर्टी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी हो चुकी थी वहां पे, ठीक है। The year 1848 was such an year. Food shortages, widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. अगर हम 1848 ईयर की बात करें तो यूरोप में इतना बुरा हाल चल रहा था, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, जॉब्स नहीं मिल रही थी, और खासकर पेरिस सिटी ऐसी थी जहां पे लोग लिटरली रोड्स पे आ चुके थे, बैंक करप्ट हो चुके थे। इतना बुरा समय 1848 का चल रहा था यूरोप में। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। यूरोप में जहां पे फ्रांस में लुइस फिलिप को हेड बना दिया था, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वहां पे लोगों ने इतने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए कि लुइस फिलिप के लोग अगेंस्ट हो गए कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, हम इतनी भूखमरी में जी रहे हैं, हमारे पास जॉब्स नहीं है। तो लुइस फिलिप को जबरन भागना पड़ा वहां से, ठीक है। जस्ट वेट 1 मिनट, प्लीज वेट करिए। ओके, नेक्स्ट आपके पास जब लुइस फिलिप को जबरन भागना पड़ा, सो नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21। अब लुइस फिलिप तो भाग गए, उनका रूल तो चला गया, तो वहां की एक नेशनल असेंबली बनाई गई जिन्होंने लोगों को ये बताया कि अब सफरेज मिल जाएगी। मतलब सफरेज का मतलब राइट टू वोट। जो भी अडल्ट मेल्स 21 ईयर्स के ऊपर है उनको राइट टू वोट अब मिलेगा। पहले मैंने बताया था ना, जो भी मेल्स हैं, अडल्ट मेल्स हैं, अगर उनके पास प्रॉपर्टी है तो ही उन्हें वोट करने का राइट दिया जाता है, प्रॉपर्टी नहीं है तो नहीं राइट दिया जाता। तो उनको उन्होंने सफरेज दे दी। अब चेंज क्या आया लुइस फिलिप के जाने से कि अडल्ट मेल्स जो कि 21 ईयर्स ऑफ अबव है उनको अभी राइट टू वोट मिला, एंड गारंटेड द राइट टू वर्क, और काम करने के लिए भी उन्हें राइट टू वर्क भी दिया गया लोगों को। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप। और क्या चेंजेस लेके आए गए कि नेशनल वर्कशॉप्स लगाई गई ताकि लोगों को काम मिल सके, उसके लिए वर्कशॉप स्पेशली लगाई गई, ठीक है। सो ये चेंजेस आए थे। अब नेक्स्ट जो ये टॉपिक सिलेसिया से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका एक क्वेश्चन आ जाता है वीवर्स का। सो वीवर्स का ये टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आ जाता है। Earlier in 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textiles but drastically reduced their payments. क्या हुआ 1845 में सिलेसिया, सिलेसिया इज इन पोलैंड, ओके, पोलैंड की ये स्टोरी है। सिलेसिया एक छोटा सा गांव है पोलैंड में, वहां पे वीवर्स, वीवर्स समझते हो जो कपड़ा बुनने का काम करते हैं, पहले हाथ से कपड़ा बुनते थे, तो वीवर्स जो है सिलेसिया में, उन्होंने एक मुहिम जारी की कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट। कॉन्ट्रैक्टर्स कौन थे? जो कि इन वीवर्स को जाके रॉ मटेरियल देते थे, फिर इन्हें ऑर्डर देते थे कि इस रॉ मटेरियल से इतना कपड़ा तुम इतने टाइम तक बना के हमें दे दो। बट ये वीवर्स अब दुखी क्यों थे? इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट रिवोल्ट क्यों करना शुरू किया? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो इन्हें ऑर्डर देते थे उन्होंने एकदम से इनके ऑर्डर्स की पेमेंट घटा दी। मान लो अगर एक कपड़े के इन्हें 10 रुपीज पर मीटर मिलता था, अब उन्होंने एकदम से बोला कि नहीं, तुम्हें तो 4 रुपीज पर मीटर ही मिलेगा, ठीक है। कपड़े की कॉस्ट एकदम से घटा दी इन वीवर्स के लिए।
The journalist Wilhelm Wald described the events in the Silesian village as follows. अब एक जर्नलिस्ट ने इन वीवर्स की स्टोरी को कवर किया और उन्होंने ये स्टोरी बताई कि हुआ क्या. इन दीज विलेजेस विद 18,000 inhabitants. अब ये जो गांव थे उसमें 18,000 लोग रहते थे, जो कि कॉटन वीविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन. और इस गांव के लोग ज्यादातर किस काम पे डिपेंडेंट रहते थे? कॉटन वीविंग, कॉटन का कपड़ा बुन के वो अपना गुजारा करते थे. द मिजरी ऑफ द वर्कर्स इज extreme. The desperate need for jobs has been taken advantage of by the contractors to reduce the prices of the goods they order. अब क्या हुआ, इन जो वर्कर्स है उनकी जो हालत है वो बहुत ही बुरी हो चुकी थी, क्योंकि एक तो इनका प्राइसेस ऑलरेडी कम कर दिया कॉन्ट्रैक्टर्स ने, ये इनकी हालत बुरी, कईयों से काम भी छीन लिया गया, तो उनको डेस्परेट नीड थी जॉब्स की. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई. ऑन 4th June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of the contractor demanding higher wages. 4th June को 2 बजे इन लोगों ने क्या किया, वीवर्स ने अपना ग्रुप बनाया, बहुत बड़ा झुंड जो है वो अपने घरों से निकला, और जो ये कॉन्ट्रैक्टर है जिसने इनकी इनकम बिल्कुल कम कर दी थी, उसके घर पे जाके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि हमारी इनकम बढ़ाओ, हमारी वेजेस बढ़ाओ. They were treated with scorn and threats alternately. जो ये कॉन्ट्रैक्टर है उसने बहुत ही इन्हें धमकाया, बहुत ही इन्हें धुतकारा. Following this, a group of them forced their way into the house, smashed its elegant window panes, furniture, porcelain. Another group broke into the storehouse, plundered it of supplies of cloth which they tore to shreds. अब जब कॉन्ट्रैक्टर ने इन्हें धमकाना शुरू कर दिया तो वीवर्स के ग्रुप को और गुस्सा आ गया, तो उन्होंने जबरन कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुस गए, उसकी विंडो पेन्स तोड़ दी, फर्नीचर तोड़ दिया, पोर्क्लेन मतलब जो सेरामिक की चीजें होती हैं, सेरामिक की चीजें तोड़ दी. और एक ग्रुप आया वीवर्स का जिसने इस कॉन्ट्रैक्टर का जो स्टोर हाउस है जहां पे कपड़ा पड़ा होता है वहां पे एकदम से अटैक कर दिया, कपड़ा वहां से चुरा लिया, आधा कपड़ा फाड़ दिया, मतलब एक तरीके से प्रोटेस्ट किया. The contractor fled with his family to the neighboring village, which however refused to shelter such a person. अब जो ये कॉन्ट्रैक्टर है वो उसको मजबूरन भागना पड़ा, इतने लोग अटैक कर गए तो भागा और वो अपने पास के ही गांव में चला गया, जो कि उसने सोचा कि यहाँ पे मैं किसी के घर में थोड़े दिन के लिए रुक जाऊंगा, बच जाऊंगा, बट वो पास के गांव में भी लोगों ने उसे शेल्टर देने को मना कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये कॉन्ट्रैक्टर बुरा है, इसने जानबूझ के वेजेस कम की है और वीवर्स का नुकसान हुआ है. He returned 24 hours later, having re-questioned the army. In the exchange that followed, 11 weavers were shot. अब हुआ क्या, इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑब्वियसली गवर्नमेंट की सपोर्ट थी, उसी सपोर्ट की वजह से इसने वीवर्स के पैसे काटे थे. अब ये कॉन्ट्रैक्टर को गवर्नमेंट ने ही फिर से शेल्टर किया. 24 घंटे बाद ये कॉन्ट्रैक्टर वापस लौटा उसी गांव में, बट इस बार आर्मी के साथ लौटा. अब आर्मी की जो लड़ाई है अब वो वीवर्स के साथ शुरू हो गई, गोलियां चलनी शुरू हो गई, जिसमें 11 वीवर्स की मौत हो गई. अब यही मौत जो था एक बहुत बड़ा इशू था, तो ये भी एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपको आ जाता है. ओके, नेक्स्ट आपके पास है नेक्स्ट टॉपिक इज 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स. ठीक है, अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या आगे और रेवोल्यूशंस आए, बट इससे पहले थोड़ा सा समरी कर लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है. सो फर्स्ट इज रोमांटिसिज्म. टॉपिक हमने पढ़ा था. रोमांटिसिज्म मींस अ कल्चरल मूवमेंट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट. मतलब एक कल्चरल मूवमेंट जिससे हम नेशन के लिए कुछ अपनी सेंटिमेंट बनाते हैं, वो चीज को, वो फीलिंग को रोमांटिसिज्म बोलते हैं. इसमें हमने एक जर्मन फिलोसोफर की बात की थी जो कि जॉन गॉटफ्रेड नाम है जिनका, जिन्होंने अपने फोक सॉन्ग से, फोक डांस से नेशनल सेंटिमेंट्स को और प्रमोट करने की कोशिश की थी. ठीक है, इसके बाद ये हम टॉपिक बाद में करेंगे. अगला टॉपिक है देन इज हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट. अभी हमने पढ़ा कि 1830 जो टाइम था, ईयर था, वो वर्स्ट टाइम ऑफ यूरोप था. क्या हुआ था इसमें? पॉपुलेशन बढ़ गई थी यूरोप की, लोगों ने, पीपल माइग्रेटेड टू सिटीज फॉर जॉब्स, जॉब्स के लिए सिटीज में आ गए थे. चीप प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से सस्ते प्रोडक्ट आए जिसकी वजह से यूरोप के ट्रेडर्स सफर्ड.
1848 में फूड शॉर्टेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट, फूड शॉर्टेज बहुत हो चुकी थी यूरोप में, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ चुकी थी। इसकी वजह से कौन सी सिटी सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई थी? दैट इज पेरिस। पेरिस गॉट बैंकरप्ट एंड लुइस फिलिप गॉट ओवरथ्रोन। लुइस फिलिप को तो भागना पड़ा और पेरिस जो है वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया था। ये सब सिचुएशन के बाद चेंजेस क्या आए थे? फर्स्ट चेंज वाज कि राइट टू वोट अबव 21 दे दिया गया था मेल लोगों को, ठीक है। सेकेंड, उनको राइट टू वर्क भी दे दिया गया था, ठीक है। फिर 1845 में जो वीवर्स का इंसिडेंट है, क्या हुआ था? वीवर्स स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स एंड पेमेंट डिक्रीज्ड। वीवर्स ने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया क्योंकि उनकी पेमेंट डिक्रीज हो गई थी। 4 जून को वीवर्स ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्टर वीवर्स डिमांडेड हायर वेजेस, कॉन्ट्रैक्टर के घर पे गए, अटैक किया, जहां पे कॉन्ट्रैक्टर रैन अवे विद द फैमिली, फैमिली के साथ भाग गए, बट वापस कॉन्ट्रैक्टर आए विद द हेल्प ऑफ आर्मी। आर्मी की वजह से बहुत उनमें लड़ाई हुई, वीवर्स गॉट शॉट एंड डाइड, 11 वीवर्स की मौत हो चुकी, ठीक है। सो ये अभी तक समरी है। सो इस कॉल को मैं अभी एंड कर रही हूँ, दोबारा से फिर से आप लॉग इन करेंगे अभी, ठीक है। आई होप अभी तक आपको क्लियर हुआ हो।